मुझसे बात करने का मौका दिया। मेरा नाम तारिक है और फ़ौज से मेरा तल्लुक़ है। बच्चों से बात करके बड़ी खुशी होती है और मुझे मौका मिल जाता है अपने माजी में देखने का। कभी हम भी आपकी तरह स्टूडेंट थे, लेकिन आपके ख्याल में हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। हम जब तीसरी चौथी में होते थे तो हम टाटों पे बैठ के पढ़ते थे। टाट के भी देखें हैं? बिल्कुल फर्श के ऊपर। तो जब क्लास 4 या 5 में पहुँच गए थे, 5वीं बार अपना बेंच मिलते थे, क्योंकि ज़मीन से कुछ 3 इंच ऊपर होते थे, ठीक है। और छठी में जाके फिर इस किस्म के बेंचेस मिलते थे। तो आपको तो शुरू में मिल गया। बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी है, हीटर शीटर भी होंगे, पंखे भी होंगे। हम जो हैं वो बाहर सेन में बैठा करते थे, गर्मियों में दरख्त के नीचे, सर्दियों में धूप में, तो गुजर जाता था। सबसे अच्छा जो वक्त होता था वो स्कूल ख़त्म होता था, छुट्टी से को 10-15 मिनट पहले, तो क्लास 3 या 4 या 5 के जो 2-3 सेक्शन होते थे वो आमने सामने खड़े हो जाते थे और पहाड़े सुनाते थे एक दूसरे को। पहाड़ों का पता क्या है? बड़े कमाल की बात है, आजकल तो लोग टेबल्स कहते हैं, पहाड़े तो 6 दिए कितने होते हैं? जबरदस्त। तो वो एक साइड जो एक चीज़ बोलती थी 2 दूनी 4 है, दूसरा कहता था 2 3 6, इस तरह चलते रहते थे 2 3 4 5। आखिर में एक साइड भूल जाती थी या ज़्यादा भूल जाते थे तो फिर की उनकी ओय हो जाती थी। तो दूसरा, हमारे ज़माने में तख्तियाँ लिखने का बड़ा रिवाज था। इधर तो पनीर है कि नहीं, अभी ख़त्म हो गई? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। उसका फ़ायदा ये होता था कि आपकी लिखाई बड़ी अच्छी हो जाती थी और स्लेटें होती थी, उनके ऊपर आपने लिखा और मिटा दिया और आगे चल पड़े। बहरहाल आज जो मैं आया हूँ आपके पास, उसमें यह है कि मैं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ आपको। कहानियाँ आपने काफ़ी सुनी होंगी, तोता मैना की और शहनशाहों की और जादूगरों की, लेकिन आज जो है आपको एक ज़ाती कहानी सुनाऊँगा। और इस कहानी का जो महवर है वो मेरा बेटा है, इसका नाम ज़रमा तारिक है। और सारी कहानी जो है इसी के ऊपर घूमती है। और ये हमारा जो है ना आज का हीरो है। ये जो बेटा मेरा 1975 में पैदा हुआ था, 17 दिसंबर 1975, और उसकी उम्र तकरीबन आप जितनी होगी, 15 साल 16 साल। आप छोटे हैं ज़रा। तो मैट्रिक में था, तो मैट्रिक की छुट्टियों में वो सैर सपाटे पे गया और उधर एक नहर में छलांग लगाई, पानी कम था उसमें, सर जाके नीचे तह पे लगा और ना एक गर्दन में चोट आई और स्पाइन जो है ना डैमेज हो गया। स्पाइन पता क्या होता है? हैं? ज़बरदस्त। तो हर बंदे में स्पाइन होता है, शायद सियासतदानों में ना होता हो लेकिन ये आम बंदों में जो है ना स्पाइन होता है। और स्पाइन का जो है वो जिस पीठ से लेके गर्दन तक जिस जगह चोट लगती है ना, उससे नीचे का जो जिस्म है वो मफलूज हो जाता है, नकारा हो जाता है। तो इसको ना गर्दन पे चोट लगी थी, बिल्कुल इधर इस जगह करके, और उसकी वजह से ना गर्दन से नीचे पूरी बॉडी जो थी वो मफलूज हो गई। अंग्रेजी में उसे क्वाड्राप्लेजिक कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। पैराप्लेजिक होता है, आपने देखे होंगे, पैराप्लेजिक में होता है कि टांगें काम नहीं करती, हाथ और ऊपर जिस्म काम करता है। और क्वाड्राप्लेजिक में हाथ भी काम नहीं करते और टांगें भी काम नहीं करती। अभी आप जो है बैठे हुए मेरे सामने,
आप भी ऐसे हाथ ऊपर करें, करें सारे हाथ ऊपर जाते हैं ना आपके, बायां करें। ठीक, अभी आप खड़े हो जाएं, अभी आप बैठ जाएं। अभी आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा तो ना हाथ खड़े कर सकता है, ना दायां ना बायां, और ना टांगों पे खड़ा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो आज का जो है सारी जो स्टोरी है उसी बंदे के गिर्द घूमती है। आम बंदा हो तो देखता है कि भाई ठीक है, अभी हाथ भी काम नहीं कर रहे, टांगें भी काम नहीं कर रही, तो आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इस बंदे ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, बड़ी जाँफिशानी से काम किया, और ज़िंदगी में जो कुछ हासिल कर गया वो शायद हम आप तो सही हाथों वाले और सही पैरों वाले हैं, वो भी ना कर सकें। अब ज़िंदगी जो इस हादसे के बाद थी वो हम सब की चेंज हो गई, मतलब मेरी भी चेंज हो गई, फैमिली की भी चेंज हो गई, और सरमद की अपनी भी चेंज हो गई। कहाँ वो बड़ा अच्छा बॉक्सर था, बड़ा अच्छा एथलीट था, तो कहाँ भी बिल्कुल चारपाई में बैठ गया। लेकिन उसका जो मेन हमारा नस्को लैन था, हमारा मकसद था, वो ये था कि हार नहीं माननी, सरेंडर नहीं करना, हिम्मत नहीं छोड़नी। ठीक है, और आप देखेंगे अभी कि अगर एक हाथ पांव से माजूर आदमी इतना कुछ हासिल कर सकता है, तो आप लोग जिनके हाथ भी सलामत हैं और पाँव भी सलामत हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेन जो मकसद उसका यही है। अभी ये ज़ाती कहानी सुनाना ज़रा मुश्किल होती है, इसमें आपके जज्बात वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन अगर इस कहानी के नतीजे में आप लोगों में से एक आदमी भी इंस्पायर हो जाए या मोटिवेट हो जाए, तो मेरा ख्याल है मेरा मकसद जो है ना वो हद हो गया है। अभी ये है कि मुश्किलात जो है वो हर बंदे को आती हैं। आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, लड़कियां और लड़के, आप अपने अपने घरों में देखें तो हर घर की जो है ना मुख्तलिफ कहानी है। किसी की माँ है, बाप नहीं है, किसी का बाप है, माँ नहीं है, किसी की दोनों हैं और बेकार है, काम नहीं कर रहे, किसी के काम कर रहे हैं, किसी की कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं, अकेली है, किसी के 5 भाई और 6 बहनें हैं और समझ नहीं आती किधर जाएंगे। तो हर घर की जो है ना कहानी वो मुख्तलिफ होती है, और ये जो ज़िंदगी है आपकी, ये जो दुनिया है आपकी, ये एक किस्म का ना दारुल इम्तिहान है, एग्ज़ामिनेशन हॉल, जहाँ आप पेपर देते हैं। आप अगर क्लास 8 के बच्चे हैं तो आप सबको एक ही पेपर मिल जाता है, ठीक है ना। आप डेस्क के ऊपर उल्टा मारते हैं, तो एग्जामिनर कहता है पेपर सीधा करें, आप सीधा करके पढ़ते हैं और हल करते हैं। ज़िंदगी का चक्कर यह है कि हर एक बंदे को मुख्तलिफ पेपर आता है। तो पेपर मुझे आया वो शायद आपको ना आए, उसमें फिर कुछ को पेपर सख्त आ जाता है, औखा आ जाता है, कुछ को थोड़ा आसान आ जाता है। हम समझते हैं कि हमें पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया था, लेकिन यह है कि कैसा किया हमने, मेरा ख्याल में हमने बड़ा अच्छा किया। इस तमहीद के बाद अभी चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट प्लीज। ये जो अभी बातचीत हो रही है 3 हिस्सों में होगी। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें कि सरमद की सारी ज़िंदगी आपको नज़र आएगी। पार्ट 2 में एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें जो है सरमद की कहानी आप सरमद की ज़ुबानी सुनेंगे, और आज अगर वो खुद होता तो और तरीके से कहानी सुनाता, मैं शायद वैसे नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे, सवाल जवाब। तो मैं आपसे तवक्को करूँगा कि आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा। इसलिए आप ध्यान से बातें सुने मेरी भी, और ध्यान से डॉक्यूमेंट्री भी देखें। चलेंगे आगे। नजर आ रहा सारों को? आगे चलें। ये उसकी बचपन की तस्वीर है, और बचपन से ही उसको पेप्सी और कोका कोला और फांडा पीने का बहुत शौक था, जो सारी उम्र कायम था।
रुकावट बन रहा हूँ मेरा ख्याल है, इधर मैं बैठ जाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप आखिर में आगे उसका खून का टेस्ट करवाते तो उसमें भी शायद आपको थोड़ा बहुत कोका कोला नजर आता। ठीक है, आगे चलेंगे। ये सरमद है दाएं तरफ, बाएं तरफ उसकी बड़ी बहन है आयशा, इसका नाम है। ये वहाँ ईद के लिए तैयारी हुई है। आगे चलेंगे। ये बाय बाय कर रहा है किसी को। आगे चलेंगे। ये उसकी तस्वीर है, शुरू से ही मुहिम जू था, कभी पहाड़ों पे चढ़ना, कभी ईंटों पे चढ़ना, और इसी जोश में आज उसने छलांग भी मारी थी। आगे चलेंगे। ये फिर बाद में आई तीसरी शीमा, तो ये टोटल मेरी फैमिली थी, बड़ी आयशा, छोटा सलमत और उससे छोटी शीमा। आगे चलेंगे। ये पूरी फैमिली है, इसमें आप मुझे भी देखेंगे, आप देख के हैरान होंगे कि मैं भी कभी जवान था। तो मेरे साथ मेरी बेगम है मरूमा और आयशा, सरमत और शीमा। आगे चलेंगे। ये वही फैमिली बड़ी हो गई और बड़े होके उसमें 3 बंदे और शामिल हो गए। और ऊपर दाएं तरफ देखें तो आयशा और उसके मियाँ है नईम, बाएं तरफ देखें तो शीमा है और उसका मियाँ फैसल, नीचे मैं, मेरी बेगम, जहरा। जहरा जो है एक फरिश्ता है हमारी ज़िंदगी में जो आया, आप उसके बारे में बाद में बात होगी, और उसके साथ सरमद है। आगे चलेंगे। ये भी एक तीनों बहन भाइयों की तस्वीर। आगे चले। ये ना कोयटा के पास एक पहाड़ी है मुर्दार, काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, ये उसकी चोटी पे है। ये महल आखिरी तस्वीर है उसकी जो पक्की टांगों के ऊपर खड़ा हुआ था। आगे चलिए। ये नाम एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर है उसकी। आप सर में देखें तो ये क्लैंप लगा हुआ है ऐसे ना, और इसके पीछे ना यहाँ पे एक रस्सी है, उसके नीचे को 25 पाउंड का वजन है, और ये गर्दन को अंदर खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है। और मकसद ये है कि जब वो बोल रहे हैं वर्टिब्रा होते हैं वो सेटल हो जाए, अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए। तो ये एक्सीडेंट के 2-3 दिन बाद की तस्वीर है। चले जी। और इसमें भी वो लगा हुआ क्लैंप, लेकिन वो बंदे की आप हिम्मत देखें कि मुस्कुरा रहा है, हालांकि ये रोने का मुकाम था। ठीक है, ये महल वीडियो गेम्स खेल रहा है, लेकिन वो पीछे आप रस्सी देखते हैं मुझे नजर आ रही है। चलने आ गई। ये फिर बाद में जब उसका ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुआ तो इसमें वो बांध के तो आहिस्ता आहिस्ता सीधा करते हैं ताकि दौरान खून जो है ना वो ज़रा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। चलें जी। ये उसके बाद की ज़रा किसी हद तक रिहेबिलिटेट हो गया था, म्यूज़िक का उसको बड़ा शौक था, वो आप देख रहे हैं डेक शेक बड़ा रखा हुआ है, गाने शाने भी काफ़ी सुनता था। आगे चलते हैं। ये तस्वीर जो है, ये पीछे क्या नजर आ रहा है आपको? दरा खैबर। ये उसने एक मुहिम है, तस्वीरें मुझे भी मिलेंगी कोई तो मैं कैमरा दूंगा अपना। नहीं मिलेंगी ये आपको मिलेंगी। अच्छा, थैंक यू। ये ना K2K उसने इसका नाम रखा था, खैबर टू कराची। ये गाड़ी जो है ये आम होंडा सिटी है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और ये वो खुद सर में चलाता था और हैंड कंट्रोल से चलाता था। अभी हैंड कंट्रोल शायद आपने ना देखी हो, वो पिक्चर में शायद आपको नजर आएंगे। उसमें होता है कि पाँव जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते, हाथ इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो स्टीयरिंग है उसके ऊपर एक ऐसी चीज़ बनी होती है यू शेप, उसमें आप यूँ हाथ डालते हैं तो एक हाथ से आप स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं, और दाएं तरफ एक लीवर सा होता है जिसको आप दबाएंगे नीचे तो ब्रेक लग जाएगी, ऊपर खींचेंगे तो थ्रॉटल का काम करेगा। तो उससे वो ये गाड़ी चलाता था, और हमेशा उसके बाद उसने काफ़ी गाड़ियाँ चेंज की,
तो उसके अंदर कंट्रोल फिट करके तो पहले मैं गाड़ी चलाया करता था, अपनी टांगे में बिल्कुल ऐसे यूँ बांध देता था और मैं 5-10 टेस्ट पायलट था एक किस्म का। और जब मेरी तसल्ली हो जाती थी फिर मैं गाड़ी उसके हवाले करता था कि बेटा भी आप चलाएं। तो इस हालत में साथ उसके 2 दोस्त थे, क्योंकि जो इस किस्म के बंदे होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट बड़ी होती है। पानी भी खुद नहीं पी सकता, किसी ने पिलाना है, खाना भी खुद नहीं खा सकता, किसी ने खिलाना है, यूरिन बैग किसी ने खाली करने हैं। तो इस किस्म के 100 मसाइल हैं। तो 2 बंदे उसके दोस्त थे, और ये आप पॉइंट अंडरलाइन करें, नोट करें, दोस्त आपकी सहेलियाँ, आपके दोस्त ज़िंदगी में कितना हम रोल अदा करते हैं। तो ये जहाँ खैबर से चला था, ये साथ उसकी टीम है, एक दाएं तरफ है आमिर जामी है, पीछे एक और है, ये 3 बंदे थे। और ये रुके नहीं बिल्कुल कराची तक, रुकना इतना ही था कि कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए या कहीं से खाना लेना था तो रुक गए। उसके बाद सीट से उतरा नहीं है ये, और इसी आदत में एक माड़ी पहुंचा और उधर जाके इसको अनलोड किया, चले आगे। ये अभी रिसेप्शन उसकी हो रही है कराची में, ठीक है। हम इसको खुदा हाफिज करके चले पेशावर से, हम मियाँ बीवी कार पे आए पिंडी तक इकट्ठे, इधर से वो चढ़ गया मोटरवे पे। हम फिर दूसरे दिन जहाज में बैठ के कराची गए और कराची जहाज में उसको रिसीव किया। तो ये कराची पहुंचने किया है, और ये है भी मार्च के 26/3/2004, ठीक है। ये दोनों दोस्त वापस, सॉरी, और ये उसके साथ बेगम जरा आगे चलते हैं। उसके बाद अगर आपको लड़कों को शायद याद हो, 2005 में ना लाहौर में एक रेस हुई थी, उसको मैराथन कहते थे, लाहौर मैराथन। आपको पता है मैराथन क्या होता है? लड़के पीछे मुंडे, ओ मुंडियो कभी नहीं सुनी मैराथन। मैराथन एक दौड़ होती है, आम तो होती है ना, 100 मीटर होगी, 200 मीटर होगी, 400 मीटर होगी, 4000 मीटर होगी। ये जो होती है ये 22 मील की होती है, तो 42 किलोमीटर। अंदाजा कर सकते हैं 42 किलोमीटर, मतलब पिंडी से चले तो शायद आप गुजर खान पहुँच जाएँ, इतना फासला होता है, ठीक है। तो उस रेस को ना जो 42 किलोमीटर की है वो मैराथन होती है। इसमें आम एथलीट भी दौड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहला बंदा था जिसने व्हील चेयर के ऊपर ना वो 42 किलोमीटर की है। लाहौर में हुई थी ये 2005 में। तो ये उसकी तैयारी कर रहा है, और तैयारी कैसे करता था? आपको पता है इस्लामाबाद सड़कों में कितना रश होता है, तो वो रात के 11-12 बजे निकलता था, वो भी सर्दियों में। और उस वक्त जो कि सड़कें सुनसान होती थी तो उधर वो कोशिश करता था, प्रैक्टिस करता था, ताकि ट्रैफिक की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। प्लीज़ आगे चला। ये लाहौर का अगर आप में से कोई गया है तो वे गया कि लाहौर? एक लाहौर वाले कहते हैं कि वो जमे ही नहीं जड़ा लाहौर नहीं गया। कौन कौन जमे अभी? खड़ा हो जाओ। अच्छा, तो लाहौर में आप नहर के किनारे किनारे जाएंगे ना तो उधर ही अंडर पासेस आते हैं। तो ये एक अंडर पास से गुजर है, और साथ उसके जो है ये उसका असिस्टेंट है हेल्पर। चलिए आगे, ये भी उसी रेस का हिस्सा है। चलिए आगे। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ लोग शामिल हो गए, और उसके वो व्हीलचेयर पे आ रहा था, ये लोग साथ साथ भाग रहे थे। और जब कजाफी स्टेडियम पे पहुंचा, जहाँ ख़त्म हुई है, तो कोई 200-250 बंदा जो था उसके साथ भाग रहा था, अकेला नहीं था वो। आगे चलेंगे। ये उसकी फैमिली है, मैं शायद नहीं हूँ, मैं तस्वीर खींची है जिसमें उसकी वालदा है, बहनें हैं और कज़न हैं, और उसको चेयर अप कर रहे हैं कि यू कैन डू इट। चलें जी, ये भी उसी का एक हिस्सा है। चलें जी, ये दोस्तों का ग्रुप आगे चलें। ये फिर उसके बाद ना न्यूयॉर्क में, अमेरिका में एक मैराथन हुई थी, और वो दुनिया की बड़ी मतलब मानी मैराथन है। तो फिर ये वहाँ बस जाके हिस्सा लिया। अभी आप इसमें जो चीज़ देखने वाली है, सरमन जो है बेचारा हाथों से पुश कर रहा है व्हीलचेयर को,
और उसके बाएं तरफ एक खातून है, उसकी ना वो बिजली वाली व्हील चेयर, आप देख कितनी हाईटेक किस्म की है, और वो चला रही है। और ये भी पाकिस्तान का पहला बंदा है पूरी हिस्ट्री में जो कि न्यूयॉर्क मैराथन में जाके हिस्सा लिया और उसने मुकम्मल किया। आगे चलेंगे, ये उसी न्यूयॉर्क मैराथन का हिस्सा है, साथ उसका ये असिस्टेंट है। चलेंगे आगे चल रहे, उसी का हिस्सा है ये। फिर उसको फिनिशर्स मेडल मिला न्यूयॉर्क में उसके साथ। ये भी वहीं की रेस, ये सारा पूरा प्रेजेंट किया उन्होंने इसको। आगे चलेंगे, उसके बाद ना सरमद काफ़ी कुछ कर लिया था, तो वो एक स्पीकर बन गया। स्पीकर क्या, बोलने वाला, गला ना कटिया खाते हैं, ठीक है। तो वो टेडेक्स जो है एक बहुत मशहूर प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से बड़े बड़े लोग आके बातें करते हैं, लेक्चर देते हैं। उसमें ये सरमद भी इन्वाइटेड था। इसके अलावा बहुत जगहों पे ये जाता था, मोटिवेशनल टॉक देता था। और एक ऐसी ही टॉक में जब उसको ख़त्म हुई तो सारा मजमा जो था वो खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। तो सरमद कहता है कि मुझे ये खड़े होकर तालियां बजाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना मैं खड़ा हो सकता हूँ ना मैं तालियां बजा सकता हूँ। आगे चलिए, ये भी एक उसी का टॉक का हिस्सा है, टेडेक्स। ये एक मैगजीन था, एक ब्लू चिप के क्या नाम था, उसमें उसकी फोटो शूट आई थी। क्योंकि जब आप एक दफ़ा स्टार बन जाते हैं ना, स्टार समझते हैं, मगर आम तो हमने फिल्मी स्टार देखे हैं ना, हीरो, स्पोर्ट्स के स्टार्स भी होते हैं। तो दुनिया की किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में जब स्टार बन जाते हैं ना, तो फिर आपका एक अपना ही स्टाइल होता है, आप बल्कि ट्रेंड सेट करते हैं। अगर स्टार ने ट्रेंड करवा लिया तो उसके जो फॉलोअर्स हैं ना, उनका भी दिल करता है कि हम भी ट्रेंड करवाएं। तो ये उसका फैशन मैगजीन था, उसमें ये उसकी फोटोशूट है। आगे चलेंगी, ये भी एक स्टाइल उसका, एक टीवी प्रोग्राम था मेरे हाल में। ये वैसे एक तस्वीर उसकी, ये तस्वीर उसकी एक किताब थी, नेचुरल गैसेस, उससे पब्लिश हुई है किताब। दूसरी किताब भी उसने लिखी है लेकिन वो अभी प्रिंट नहीं हुई है, उसके अंदर ये इसकी फोटो आई थी। आगे चलेंगे, इस किताब का सब्जेक्ट भी यही था सर जी? इनकी लाइफ, जो एक बुक पब्लिश हुई है वो उसका सब्जेक्ट यही था, इनकी लाइफ? नहीं, एक फिक्शन थी वो। ये आप देखें, ममजे साहब की कबाब नहीं मिलता, तो ये भी उसका एक ना स्टाइल था। और वो मैंने कहा ये क्या तुम रोज अपना उगिया बिगाड़ के बैठ जाते हो? कहता है अबू आपको क्या पता, ये हम लोगों इन रहने का एक है। ये एक नूरी म्यूजिक ग्रुप था, बड़ा मशहूर, अभी भी शायद होगा। तो वो उसके सरमद के बड़े अच्छे दोस्त भी थे और उसके स्पॉन्सर भी थे। और जहाँ भी सरमद का इवेंट होता था साथ ही नूरी ग्रुप भी पहुँच जाता था। और इधर नूरी वाले जो है कहा गया तुम भी इधर गा के सुनाओ, गाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलेंगे, सरमद जो है बड़ा एडवेंचरस था और यार दोस्त को साथ निकल जाता था। ये हमने एक खास जीप ली उसके लिए, उसने फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लगाई, फिर उसके अंदर हैंड कंट्रोल लगाए, तो वो रात को निकल जाते थे। और जहाँ भी जाता था बेगम उसके साथ होती थी, और मतलब औखे सौखे की साथी ही होती थी। तो ये रात को कहीं गए आउटिंग के लिए, मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। तो ये उनकी फोटो, चलेंगे आगे, ये भी आउटडोर है। चलेंगे आगे, ये मियाँ बीवी आधी रात होकर निकल रहे हैं, सर्दी का सख्त मौसम है। ये वापस ठीक है, उसको कुत्तों का बड़ा शौक था और ये भी उसका इतना बड़ा फेवरेट कुत्ता था। कौन सी नस्ल है किसी को पता? जी बेटा, हैं यार कोई और अंदाजा लगाओ। हैं मेरा ख्याल है, मुझे पक्का पता नहीं, ग्रेट डेन है। हैं तो इसका अक्सर नाम रखा हुआ है ठाकुर। ठाकुर के साथ वो अक्सर वर्कशॉप पे जाया करता था। क्या कुंडी लाया, छोड़ो ये डिस्टर्ब कर देते हैं, रो नहीं रहता। आगे चलें, ये सड़क पे
बैगला रोड है इस्लामाबाद की, उधर ये जनाब सैर करने दोनों आगे चलेंगे। उसको म्यूज़िक का बड़ा शौक है, जैसे मैंने पहले अर्ज की, और ये कुछ 6-7 गिटार्स की कलेक्शन है उसकी, और एक आध इसमें वो किसी को तोहफतन भी दे चुका है। वो बजा नहीं सकता था अच्छी तरह, लेकिन उसको शौक था, कलेक्टर था वो। और कलेक्टर्स में ये जो आप सीनियर लोग हैं जानते हैं, गिटार एक कलेक्शन थी, एक कन्वर्स शूज़ हैं, जैसे पीटी शूज़ नहीं होते कैनवस के, वो उसकी कलेक्शन थी। तो जो नया उसका एडिशन निकलता था वो ऑर्डर दे के मंगा देता था। एक दफ़ा गलती से एक डिज़ाइन के 2 जूते आ गए, तो एक भी मुझे मिल गया क्योंकि मेरा और उसका साइज़ एक ही था। और जहाँ तक कैनवस के जूते हैं वो तो कंफर्टेबल होते हैं, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब उसके लेदर के जूते होते थे चमड़े के, तो वो टफ और हार्ड होते थे। तो जब भी कोई नया जूता खरीदता था वो पहले मेरे पास आता था, मैं उसको 3-4 महीने पहनता था, उसको नरम करता था। तो जब क्योंकि वो तो चल नहीं सकता था, तो नरम करके ना फिर मैं उसको देता था और वो फिर इस्तेमाल करता था। ये भी देखा ना, यही कन्वर्स के शूज़ हैं। दूसरा उसका जो पैशन था वो ये एप्पल का था। इसका जो डेस्कटॉप है वो भी एप्पल का, उसका लैपटॉप है वो भी एप्पल का, उसके बाद आईपैड है, उसके बाद आईफोन है, पता नहीं और कोई आई होता है कि नहीं, बस जो भी था सारा उसी का था। उसके बाद लाइटर्स का, उसके पास जिप्पो एक लाइटर होता है, पुराने स्टाइल का पेट्रोल वाला लाइटर, अभी तो गैस वाले आ गए। तो 1-2 मुझे भी ला के दिए उसने, लेकिन उसके बाद पूरे नहीं की। फिर घड़ियाँ उसका पैसे थे, ये मैं उसकी घड़ी बांधी हुई है। और जैसे आप खास लड़कियाँ जो हैं, चूड़ियों के लिए आपका स्टैंड नहीं होता ऐसे, जिसमें आप अपनी चूड़ियाँ रखती हैं या कड़े रखती हैं, जो भी है, इस किस्म का स्टैंड बनाया हुआ था। और उसमें सारी सी घड़ियाँ लगी होती थी, और मैं कभी एक निकाली कभी दूसरी निकाली। ये अभी आप देख लीजिए येलो वाली, ये इसकी बहन है, ये काली आगे चल रही। ये उसका म्यूजिक सिस्टम है, जब पूरा हफ्ते होता था ना मूड में, तो कुंडी लगा के तो बंद करके तो फुल वॉल्यूम छोड़ देना, तो दीवारें भी कांप रही होती थी इतने बड़े स्पीकर थे उसके। चलेंगे आगे। ये एक मोटरसाइकिल है, हार्ले डेविडसन इसका नाम है, शायद किसी ने सुना हो, सुना है? बस लड़कों में से अमेरिकी मोटरसाइकिल है, ठीक है। और ये सरमद का पैशन था, बहुत शौक था उसे। जब भी कहीं बाहर जाता था तो कभी हार्ले डेविडसन की टोपी ले आता था मेरे लिए, एक मेरे पास पहले और बाइक था, हेलमेट ले आता था हार्ले डेविडसन का, मेरे पास हेलमेट था, टोपियाँ थी, तो की चेन्स थे, बटवा था, लाइटर था, पता नहीं क्या कुछ था, हर चीज़ थी हमारे पास हार्ले डेविडसन की, लेकिन हार्ले डेविडसन नहीं था, ठीक है। वो ऐसे ही जैसे को घोड़े की एक खुरी मिल जाए, तो वो कह के अभी मुझे 3 खुरियों की और एक घोड़े की कसर रह गई है, हमारा भी वही हाल था। और मेरा भी पैशन था, उसका भी पैशन था, लेकिन उसका ज़्यादा था। मेरा जब भी वो वक्त आता था कि इस पैशन को पूरा करूं, तो और ज़रूरतें आ जाती थी बच्चों की, तो वो जो पैसे होते थे वो तो चले जाते थे। ये जो इसका पैशन था, इसलिए आखिर में मोटरसाइकिल उससे ज़्यादा ना सरमद खुश था, फीलिंग वेरी प्राउड, कहता डैडी कूल, बड़ा खुश था। उसकी खुश की खातिर आज भी मैं चला रहा हूँ। आगे चलेंगे। ये मतलब जितना वैसे ज़्यादा करीब नहीं आ सकता था। आगे चलेंगे। ये हम दोनों उसके घर के सामने। आगे चलेंगे। ये उसकी ना बिजली की व्हील चेयर है। मैं आपको ये सारी तस्वीरें इससे दिखा रहा हूँ कि उस बंदे की ज़िंदगी की सारी जहतें, सारी जो साइड हैं आपको नज़र आए, वो ऐसे होल बंदा था क्या, ठीक है। वो कैसे उसने इतना कुछ जो है अचीव किया है। ये ना उसने आरोपी जो कुर्सी पे बैठता था, कुर्सी के बगैर वो चल नहीं सकता था, तो लोगों ने लाड से ना उसका नाम ही चेयरमैन रख दिया। तो उसने उसी चक्कर में आगे ये चेयरमैन लिख दिया नीचे। तो ये व्हील चेयर मेरे पास फिर आ गई, मैंने अभी आगे किसी और को तोहफतन दे दिया, और जिसको मैंने दी है वो भी क्वाड्रिप्लीजिक है लड़की। उसको मैंने कहा यार ये तो मिटा दो अभी, तो कहते नहीं ये सरमत का, मैंने नहीं मिटाना इसको। तो अभी भी उसकी व्हील चेयर के ऊपर चेयरमैन लगा हुआ है। आगे चल रही।
ये जिससे मैं लाहौर गया था ना, तो ये सामान पीछे बांधा हुआ मैंने अपना और मुसाफिर, तो ये आया था मुझे सियाफ करने। ये 13 नवंबर 2013 की तस्वीर है। आगे चलिए। ये खुद इंग्लैंड में गया था तो हार्ले डेविडसन की दुकान पे, एक से उसका जी नहीं भरा, उसने कहा जरा पूरा मजमा इसका देख लूँ। आगे चलिए। ये उसकी एक और व्हीलचेयर थी जिसमें उसने एक स्पीड रिकॉर्ड सेट करना था, फास्टेस्ट मैन ऑन द व्हीलचेयर, लेकिन वो फिर जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। आगे चलिए। ये आखिरी दिनों में बीमार हो गया था 2013 के अक्टूबर सितंबर में, तो फिर इंग्लैंड जाना पड़ा उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो ये उसकी तस्वीर है। ये इसको इस तरह बांध के, ये नर्स है उधर की फिजियोथेरेपिस्ट, उठा के ले जाते थे, व्हीलचेयर पे बिठाना हो या पानी वानी में फेंकना हो। आगे चलेंगे। चलें जी। ये उसको डाउन कर दिया स्विमिंग पूल में, और वो अभी एक्सरसाइज कर रहा है। उससे होता यह था कि आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो जरा टर्न अप हो जाते हैं। ये उनकी इन्हीं की गाड़ी थी जिस पर व्हीलचेयर चढ़ जाती थी और उसी पे बिठा के आपको दाएं बाएं ले जाते थे। ये उनका फिजियोथेरेपी हॉल है, उसमें एक्सरसाइज की मशीनें वगैरह हैं जहाँ एक्सरसाइज करते थे। आगे चलिए। ये उसकी नर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट लेके दाएं बाएं घूम रही है उसको। चलेंगे। ये भी उसकी फिजियोथेरेपिस्ट है। ऐसी नर्स हो तो खाब ठीक नहीं हो जाएंगे हैं। ये मियाँ बीवी की तस्वीर है। आगे चलिए। ये दोनों की तस्वीर है। ये भी दोनों की तस्वीर है। ये हम तीनों की, मैं, सरमद और उसकी बेगम। आगे चलेंगे। ये उसकी बर्थडे है। ये 22 का नजर आया इसमें। इसका जो हादसा हुआ था ना वो 22 मई 1991 को हुआ था, और वो हादसा 99% उसमें डेथ हो जाती है, बंदा बचता ही नहीं, क्योंकि जो ही आपका सर टकराया नीचे उधर ही पैरालाइज हो जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता और आप ख़त्म हो जाते हैं। इसमें उसने बड़ी हिम्मत करके अपना सर बाहर निकाला और शोर मचाया तो निकाल दिया। तो हमने ना उस दिन का नाम रखा था रीबर्थ डे। एक तो आपकी बर्थडे होती है ना, तो इसके हम 2 बर्थडे मनाया करते थे, अभी भी मनाते हैं। एक 17 दिसंबर थी और एक 22 मई थी। आगे चलिए। ये उसके अम्मी अबू। आगे चलेंगे। ये हम दोनों। आगे चलेंगे। ये दोनों बहनें उसकी। ये ना उसकी बड़ी बहन के बच्चे हैं, रायहा, रजा, राफे। ये दोनों लड़के जो ट्विंस हैं। बड़ा प्यार था अपने भांजों से। ये दूसरी बहन की 2 बेटियां हैं, वो भी बड़ी प्यारी थी उसे। चलेंगे आगे। ये 22वीं रीबर्थ डे और 23वीं से वो 22 दिन पहले फौत हो गया। 30 अप्रैल को उसकी डेथ हुई और 22 मई को उसके लिए होनी थी। एनीवे, आगे चलिए। ये अस्पताल में आखिरी दिनों की तस्वीर है। ये दाएं तरफ मेरा हाथ है, बाएं तरफ उसका है। हमारा ख्याल था कि हम दोनों मिल के नाम जंग जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीते। ये ITC की, ICU की भी है। आगे चलेंगे। ये तस्वीर जरा गौर से देखें। जो आप छोटी छोटी तकलीफ़ों के ऊपर अल्लाह मियाँ से गिले शिकवे करते हैं और थोड़ी सी उंगली पर सुई चुभ जाए तो आप चीखें मारने लगते हैं, ज़रा सा बुखार हो तो आप कहते हैं कि क्या हो गया मेरे साथ। इस वक्त इस बंदे के जो नाक के ऊपर लगा ये खाने की वाली पाइप है। ये जो एयर पाइप नज़र आ रहा है ये वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर उस स्टेज पे होता है जबकि मुश्किल हो जाती है ब्रीदिंग आपके लिए। ये करने के ऊपर ब्लड प्रेशर के लिए लगा हुआ है। ये सुगरी के ऊपर ये तार लगी है कि खून की ऑक्सीजन नापने के लिए है, और 2 पाइप और लगे हुए हैं जो यूरिन के लिए हैं। इन सब के साथ बंदा जो है वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। इसको डॉक्टर भी देख के परेशान थे, नर्सेज भी परेशान थी कि हमने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा, क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर होते हुए ये काम कर रहा है। वेंटिलेटर के ऊपर तो फिर बंदा अल्लाह करता हुआ मैं जाने वाला हूँ,
सरला सफर आसानी हो। ये उसका मतलब हफ्ता पहले की तस्वीर है। वेंटिलेटर से मतलब पेन भी होती है, वो साथ में आप जब वेंटिलेटर पर होते हैं तो उसका अपना एक पेन होता है सर। वो डॉक्टर भी पूछते हैं अपने रिलेटिव से जो होते हैं कि भैया वेंटिलेटर पे आपके पेशेंट को चलाएं या ना उसको रखें। तो ऐसा आई थिंक एक्चुअली पहले वेंटिलेटर मुंह के अंदर था, फिर 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रखते क्योंकि इन्फेक्शन का बड़ा डर होता है। उसके बाद ये ट्रैकोटमी इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, इधर से बुला देते हैं वो। तो ये जनाब 2 बंदे हैं मेरी, चले गए और बहुत सारी यादें पीछे छोड़ गए, आगे चल गई। सो एंड ऑफ पार्ट 1। तो ये कहानी उसकी ख़त्म हुई। अभी हम वीडियो मुझे मिले हैं या मेरे बारे में जानते हैं, मुझे अपनी जिंदगी को उतने ही मजबूत तरीके से गुजारें। मेरा नाम है सरवर तारिक और मैं हूँ पाकिस्तान। The way I see it is I am more of a storyteller और मेरी जो एक्सपर्टीज है स्टोरीज में वो मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। मेरी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पर मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ ये है कि मैं कनों से नीचे पैरालाइज हूँ और इस कंडीशन में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ड्राइविंग की थी मैंने कैबल टू कराची 33 घंटे। उसके बाद मैंने मेजर मैराथन में पार्टिसिपेट किया और पहला पाकिस्तानी हूँ जो कि न्यूयॉर्क मैराथन पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी संसद में के साथ वापस आया। 15 years old aspiring to become a boxer और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँ ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर मैट्रिक की छुट्टियों में मैं गया हुआ था अपने कॉलेज के पास गुजरांवाला। तो वहाँ पे हम गुजरे थे एक नहर के पास से। मैंने फौरन कमीज उतार के सर के बल वहाँ पे छलांग मार दी। जब छलांग मारी तो मेरा सर जो है वो जमीन को जाके लगा और तब मुझे अंदाजा हुआ जहाँ मैंने छलांग मारी वहाँ पे तकरीबन 2.5 फुट पानी था। तो मेरी गर्दन 3 जगह से टूट गई और उसकी वजह से इंस्टेंटली मैं नेक डाउन गर्दन से नीचे बिल्कुल पैरालाइज हो गया। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जिस्मानी तौर पर मैं हमेशा किसी न किसी का मोहताज होऊंगा। तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए कि मैंने कोटा नहीं अवेल करना, मैंने किसी के फेवर्स नहीं लेने क्योंकि मैं अब फिजिकली डिपेंडेंट हूँ तो मुझे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। बिकॉज जब आप इस हालत में आ जाते हैं तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम उसको ये फैसला करने से मजबूर नहीं कर सकते थे। ये अर्ज जो है उसके पहले से पैदा हुई और हम जो थे हमने उसको फैसिलिटेट किया। मेरा टारगेट ये था कि मैं अपने आप को एजुकेशन जितनी हासिल कर सकूँ ताकि उसकी बुनियाद पर फिर मैं अपनी नौकरी है या पेशा है वो बना के अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल की तरफ पहुँचूँ। सबसे बड़ा मसला मैंने एडमिशन का था कि कोई नाम स्कूल रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन नहीं देता था। बड़े मुश्किल से एक स्कूल है दाखिला दिया, फिर उसने FA किया, उसके बाद BA किया, फिर उसने MBA किया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक वाली कंपनी में इंटर्नशिप काम मिला। उसके बाद वही इंटर्नशिप करते करते 3 मीटर और फिर आगे चलती गई। इसी दौरान मेरी अपनी वाइफ से मुलाकात हुई और हम दोनों की शादी हुई। very full of life। जिस चीज़ में अगर सरमद ने बिलीव कर लिया कि मैंने ये करना है तो वो उसके बारे में हम होता है ना कोई काम है अच्छा ठीक है तो बहुत ज़्यादा पैशन के साथ उसे फील करता है और फिर उसकी तरफ मूव करता है। फाइनेंशियल टारगेट्स तो मैंने अपने काफ़ी हद तक अचीव कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी स्पोर्ट्स का जो हमेशा का शौक था उसको परस्यू करूँ। तो ड्राइविंग में काफ़ी अर्से से कर रहा था। एक सिंपल हैंड कंट्रोल किट मैंने बाहर से इम्पोर्ट की थी, वो एक ऑटोमेटिक गाड़ी में लगा के मैं गाड़ी चला रहा था। तो उसी से रिलेटेड कुछ करने का सोचा। I wanted to attempt कि मैं पहला क्वार्टर किलोमीटर तो जिसमें नॉन स्टॉप सबसे लंबा डिस्टेंस कवर किया है। ड्राइव का प्लान ये था कि मैं बाबे खैबर से शुरू करूँगा और सी साइड कराची से जाके उसको एंड करूँगा। तो मैं और मेरे 2 दोस्त फरीद और आमिर जानी हम लोग उस गाड़ी का क्रू थे।
इट वाज अबाउट 34 आवर्स ड्राइव जो कि करनी थी। तो हम सोच रहे कि भाई समझ ये नहीं कर सकता, बट समझ की जो टोटल एंड्योरेंस टेस्ट था ही वाज कन्विंस्ड कि उसने ये टोटल ड्राइव करनी है, और ही प्रूव कि उससे ज़्यादा डिटरमिन्ड और एम्बिशियस आदमी में भी हम सारे फ्रेंड्स एबिलिटीज को नहीं था। मैं जब सुबह बिस्तर से उठता हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं तैयार होने में और खुद के बैठ के इस हालत में आने में। कई दफ़ा लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों आप इतनी मेहनत करते हैं और क्यों आप इतनी स्ट्रगल में शुरू करते हैं एवरी डे। मैं एक चीज़ पर बड़ा पुख्ता यकीन है, वो ये है कि अगर मैं एक दिन बेड पर गुजार दूँगा तो अगर किसी का टाइम ज़ाया हो रहा है तो वो मेरा होगा और किसी का नहीं होगा। मेरे इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगियाँ चलती रहेंगी और वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और उससे मेरा डिप्रेशन और ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगा, ना कि कम होगा। तो मेरी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, उसको अच्छा बनाना, बुरा बनाना, वो सब कुछ मेरे हाथ में है। तो उस एफर्ट के लिए आपको रोज़ इस तरह से निकलना पड़ता है और अपने आप को पुश करना पड़ता है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि मेरी हालत में सबसे मुश्किल स्पोर्ट्स कौन सी हो सकती है, तो उसमें मैराथन्स का जिक्र आया, और मैराथन जो होते हैं उसमें आपको अपनी व्हीलचेयर को अपने बाजुओं से पुश करना होता है और 42 किलोमीटर की एक रेस होती है। सरमत ने मैराथन का जब सोचा उस वक्त तक कभी सरमत बुरे से नीचे करने बैठा हुआ था, और उसने कहा कि ये चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ मुझे करनी है। बड़ी देर प्रैक्टिस जितनी कोशिश कर सकता था, जितनी हेल्थ अलाउ करती थी। मेरी खुशकिस्मती के 2005 में लाहौर मैराथन करनी हुई। मेरा रेस मुकम्मल करने का टाइम जो था वो 3.5 घंटे था। तो जब पहला लैप ख़त्म हुआ तो 3.5 घंटे गुजर चुके थे। कुछ देर के लिए ख्याल आया कि यार अभी हो जाते हैं, अभी टाइम भी पूरा नहीं हुआ। फिर एकदम ख्याल आया कि ये रेस में अपने लिए कर रहा था और मैं ये देखना चाहता था आया मैं इसको मुकम्मल कर पाऊँगा या नहीं। तो मैंने दूसरी लैप की तरफ रुख किया और ट्रैफिक के अंदर रास्ता बनाना शुरू किया। मेरे अटेंडेंट साहब आज उन्होंने फ़ोन करके कुछ दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने गाड़ियाँ साफ करवा ली। 7.5 घंटे में मैं वापस करवाती स्टेट में पहुँचा। जब इंसान साहब के कुछ सरमत को इंटरनली ठीक है, मगर सरमत बिल्कुल ठीक बातचीत कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने समझ से पूछा कि जितना फिजिकली एग्जैक्ट कर चुके हैं तो मे बी शुड बी लॉस्ट वेंचर जो कि आपने किए। और आई रिमेंबर एक बहुत छोटी सी स्माइल जो कि मे बी बहुत सारे लोग समझ ना सकते हो, बट फ्रेंड्स समझते थे कि ये कुछ और भी करेगा इसके बाद। इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की स्पोर्ट्स के अरीना में करना चाहता था। इट वॉज अ चैलेंज टू रेज फंड और इस तरह की चीज़ें कम्प्लीट करते करते, बट इवेंचुअली आई वाज एबल टू गो टू न्यूयॉर्क, और वहाँ के आई वाज द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी नीचे बांग्लादेश टू गो एंड पार्टिसिपेट एंड कम बैक विद द फिनिशेस मेडल। ये तमाम चीज़ें मिला के जब मैं लोगों से बात करता हूँ और डिफरेंट इदारों में जाता हूँ तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली उसका एक एलिमेंट बन जाती है। और मेरे लिए जो उसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव जो मुझे उसके बाद नज़र आना शुरू हो गया वो ये था कि समाज की अदर जो भी हरकतें मैंने सही या गलत वो किसी तरह कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी और की ज़िंदगी में। हमें तो छोटा सा भी मसला हो में नहीं कंप्लेन करते हैं, मगर सरमत को मैंने बहुत कम देखे कि वो कंप्लेन करते हैं। वो उसकी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाते हैं, अच्छा जो मैं कर सकता हूँ। खासतौर पर मेरा मेजॉरिटी काम जो आजकल मैं कर रहा हूँ वो यूथ के साथ है। जब आप यूथ के साथ ऐसा काम करते हो और आपको उसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, आपके अगर उन बच्चों के साथ कोचिंग जारी रखें और आपको इवेंचुअल रिजल्ट्स नजर आते हैं तो इट इज़ वेरी फुलफिलिंग। सरमत का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, उससे हम ये सीख सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हो तो हमने तब भी किस तरह गुजारा करना है। हमारे पास लिमिटेशंस हो तो हमें ग्रजेस के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना सीख लें देन स्काई इज द लिमिट और आप वो कुछ अचीव कर सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पॉसिबल है।
मैं भी ये सोचता हूँ कि इसका फ्रेंड कम और फॉलोअर ज़्यादा हो। वो चीज़ें ऐसे कर लेता है कि वो लगता है, वाकई लगता है कि